फिर से देखिए बेटा, कल हमने आपको ये बताया था, कल का लेक्चर रिपीट कर रहे हैं 13.2 का एनसीआर का आंसर दो हो सकते हैं, सिर का फैक्टोरियल, सिर माइनस पूछ फैक्टोरियल एंड पूछ फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल। या दूसरा तरीका क्या है, सिर से स्टार्ट विद द हेड, एन से स्टार्ट, एक एक कम करते जाओ, एन माइनस वन एन माइनस टू, कहां तक जाना है, नीचे आर लिखा है तो आर टुकड़ों तक जाना है, आर फैक्टर्स तक, आर तक नहीं जाना। जैसे एक कर टू तक नहीं जाना, दो टुकड़ों तक जाना है, दो दो टुकड़े लिख दिए हमने। एन से स्टार्ट होके एक एक कम करते जाओ आर फैक्टर्स तक, डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। 100 C2 के दो आंसर हो सकते हैं, चाहे फर्स्ट से कैलकुलेट करो चाहे सेकंड से। कैसे, हेड फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल 98 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 100 से स्टार्ट होके एक एक कम करते जाओ, 100 99 98 से 1 तक जाएंगे तो 98 फैक्टोरियल, नीचे 98 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 है तो 4950। 100 C2, 100 से स्टार्ट होकर दो फैक्टर्स तक, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 100 से स्टार्ट दो फैक्टर्स तक। किसी भी सी के अंदर, कॉम्बिनेशन के अंदर हेड माइनस टेल कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कब करेंगे, अगर टेल छोटी होती है तो। जैसे 100 C 98 था, हेड माइनस टेल कर रहे हैं तो टेल कितनी आ रही है 2, तो हम टेल को छोटा कर देंगे, 199 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। डाउट ये आ रहा था एक कि 100 C 98 और 100 C 2 की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस, कोई नहीं करे, फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट डेफिनेशन से हमने आपको कैलकुलेट भी करके दिखाया। और वैसे प्रैक्टिकली भी देखिए, 100 में से दो चीजें सेलेक्ट करनी है, दो चीजों को कितने तरीके से हम ग्रुप बना सकते हैं, इन अदर वर्ड 98 चीजों के कितने तरीके से हम ग्रुप बना सकते हैं। दो चीजें सेलेक्ट कर रहे हैं तो कितनी चीजें लेफ्ट हो रही है 98, तो दो सेलेक्ट कर लो 98। अभी कोई डाउट 1 to 7 जो बोर्ड पे लिखा है, 1 to 7 में कोई डाउट है तो पूछिए आप। फिर ये था एनसीआर रिप्रेजेंट क्या करता है, एनसीआर रिप्रेजेंट क्या करता है, एनसीआर कैसे यूज करेंगे, एनसीआर से हम क्या कहना चाहते हैं। एन का मतलब टोटल ऑब्जेक्ट, सी का मतलब कॉम्बिनेशन ग्रुप्स, सेलेक्शंस ग्रुप्स, सेलेक्शंस, टेकिंग आर एट ए टाइम। टोटल ऑब्जेक्ट एन है, उन एन ऑब्जेक्ट्स में से आप कितने तरीके से कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन या ग्रुप बना सकते हैं, टेकिंग आर एट ए टाइम, आर थिंग्स को एट ए टाइम लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल कल भी हम बता रहे थे, 100 प्लेयर्स हैं क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, अंदर 100 प्लेयर्स हैं, 2 players to be selected, 2 players to be selected for international level। इंटरनेशनल लेवल के लिए 2 प्लेयर्स का सेलेक्ट करना है, स्कूल से 2 प्लेयर्स को इंटरनेशनल लेवल पे भेजना है। 100 प्लेयर्स हैं, 2 प्लेयर्स का हमें सिलेक्शन करना है इंटरनेशनल लेवल पे भेजने के लिए। 100 प्लेयर्स हैं, 100 प्लेयर्स हैं, 2 प्लेयर्स का हमें सिलेक्शन करना है फॉर इंटरनेशनल लेवल। तो आपको कल भी क्या वर्डिंग यूज कर रहे थे कि आप लोग, कई बच्चे क्लास में फिर सट्टा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, भी रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 का सिलेक्शन होगा, रोल नंबर 1 रोल नंबर 5 का होगा, बोलते हैं क्लास में भी शर्त लगा रहे रोल नंबर 1 रोल नंबर 6 का सिलेक्शन होगा। तो 100 में से 2 प्लेयर कितने वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, 100 में से कॉम्बिनेशन बनाने, टेकिंग 2 एट ए टाइम। तो आप यहाँ पे फिल कर देंगे टोटल ऑब्जेक्ट, टोटल प्लेयर्स 100 टू सेलेक्ट 2 एट ए टाइम। 2-2 के ग्रुप बनाने, 2-2 के ग्रुप कितने तरीके से बना सकते हैं, 100 C2 4950।
आंसर, कोई डाउट? 1 2 3 4 5 ये 6 डेफिनेशन लिखी हमने, 7th ये एक एग्जाम्पल दिया। और एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझ आए। फॉर एग्जाम्पल 3 प्लेयर्स हैं एबीसी, एक स्कूल के अंदर 3 प्लेयर्स हैं एबीसी, टू सिलेक्ट 2, 2 का सिलेक्शन करना है। छोटा एग्जाम्पल ताकि आप और डिसाइड कर सकें। अगर मान लो हम आपको +1 2 का मैथ ना भी पढ़ाते तो एक कॉमन मैन भी इसको सोल्व कर सकता था। वो कहता है, बोला या तो वही ए बी पे पैसा लगा दे, सट्टा खेल ले, इस पे शर्त लगा ले। कितने तरीके से खेल सकते हैं, या बीसी का सिलेक्शन होगा या सीए का सिलेक्शन होगा या एसी का सिलेक्शन होगा। ठीक कह रहे हैं, या एसी का सिलेक्शन होगा, या तो ए बी को सिलेक्ट कर सकते हैं हम, या बीसी को कर सकते हैं, या सीए को कर सकते हैं, या एसी को कर सकते हैं। नहीं, सीए और एसी तो एक ही चीज है। तो 3 वेज हो गए, या तो पहला दूसरा सेलेक्ट होगा, या दूसरा तीसरा, या तीसरा पहला। ये तो हमने कॉमन नॉलेज से कर लिया। फार्मूला क्या कहता है? 3 में से कॉम्बिनेशन बनाने 2 एट ए टाइम, 3 में से 2 के कॉम्बिनेशन बनाने। तो क्या आंसर हो जाएगा 3C2 का? 3 से स्टार्ट, 1 के कम करते जाए 2 फैक्टर तक, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो अब भी 3 तरीके ही आ रहे हैं। इसको भी गिनवा सकते हैं हम आपको, 4950 वेज होंगे। एक को सिलेक्ट किया, उसके साथ 99 वेज, फिर दूसरे को किया 98 वेज, उनका टोटल। पर कोई जरूरत नहीं, ये आंसर आ गया बेटा। बोर्ड पे जो स्टेप्स लिखे हुए इसमें कोई डाउट? 1 2 3 4 और 5, कोई डाउट? नंबर पूछिए आप। कोई डाउट है तो बेटे पिछले लेक्चर भी देखेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर। फोन कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए, आप फोन पे पूछिए, लेक्चर देखिए, हमसे टाइम लीजिए, पूछिए उसको। रब कर रहे हैं बेटा आप? ठीक है बेटा। ये अब है एनसीआर यूज कब करना है बेटा? व्हेन टू यूज एनसीआर। एनसीआर का यूज कब करना है, कब कब लग सकता है? एक तो बेटा ये कि ड्रा इज विदाउट रिप्लेसमेंट। ड्रा जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। मीनिंग क्या है? जैसे बेटा एक लाइन के अंदर 3 बच्चे खड़े हुए हैं, 2 का सिलेक्शन करना है, तो आपके स्कूल के डीपी ये बोलते हैं 3 प्लेयर्स हैं, 2 का सिलेक्शन करना है, तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि भाई 3 में से 2 कितने कितने तरीके से बैठ सकते हो सर, कितने कितने तरीके से आप ग्रुप बना सकते हो। तो कोच क्या करता है, डीटी क्या करता है, फिजिकल पीटीआई क्या करते हैं, बोला जी या तो रोल नंबर 1 को ले जाओ, एक तरीका, एक बच्चा सेलेक्ट कर लिया रोल नंबर 1। फिर वो क्या कहते हैं, रोल नंबर 1 को वापस लाइन में खड़ा कर दिया। सीन क्रिएट हो रहा है, एक लाइन में 3 प्लेयर्स खड़े हैं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। रोल नंबर 1 को बाहर निकाला, बोला जी एक तो रोल नंबर 1 को ले जाओ। प्रिंसिपल सर ने कहा ठीक है इसको ले जाओ एक तो। दूसरा, इसको वापस लाइन में खड़ा कर दिया और फिर दोबारा रोल नंबर 1 को निकाला, बोला जी एक रोल नंबर 1 को और ले जाओ। तो गलती क्या हुई? पीटीआई ने क्या किया, एक रोल नंबर निकाला, बोला जी एक तो रोल नंबर 1 ले जाओ, इसको वापस लाइन में खड़ा कर दिया, बोला भी वापस खड़ा हो जा। फिर दोबारा से रोल नंबर 1 निकाल लिया, बोला जी दूसरा बच्चा रोल नंबर 1 ले जाओ। तो दूसरा बच्चा कहां हुआ? तो सेम ही हुआ। तो उसने गलती क्या की, उसने रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस नहीं करना। तो जो ड्रा है एनसीआर कब एप्लीकेबल है? जो ड्रा आप कर रहे हैं उसमें रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे ये है कि 2 कार्ड्स ड्रॉन विद आउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट होगा तो विद रिप्लेसमेंट होगा तो दूसरा ड्रा कितने में से होगा? 52 में से ही होगा। 2 कार्ड्स ड्रा करना है, उसमें एनसीआर नहीं लगेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट में लगेगा। और अगर कुछ नहीं लिख रखा,
विद 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, तो नेचुरल वो तो विदाउट रिप्लेसमेंट ही ड्रा किए, 2 कार्ड इकट्ठे ड्रा कर लिए, ये नहीं भी एक रखा फिर दूसरा ड्रा किया। कुछ नहीं लिखा तो विदाउट रिप्लेसमेंट ही मानेंगे, तो ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। दूसरा, ऑर्डर ऑफ ड्रा इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो बेटा 8 नंबर का चैप्टर है, 3 एक्सरसाइज मेन है, 4th एक्सरसाइज के कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन है 7-8 अगर करेंगे तो बस ज्यादा वैसे पूछा नहीं जाएगा उसमें से, लेकिन 7-8 क्वेश्चन है 4th एक्सरसाइज के। ऑर्डर ऑफ ड्रा नॉट इम्पोर्टेंट मतलब क्या है, जैसे अब पीटीआई ने क्या क्या बोला जी, ठीक है रिप्लेस नहीं करता, तो क्या क्या उसने पहले तो रोल नंबर 1 को निकाला जी, पहले बोला जी पहला बच्चा तो रोल नंबर 1 ले जाओ, प्रिंसिपल ने कहा ठीक है, और बोला दूसरा बच्चा रोल नंबर 2 ले जाओ, एक ग्रुप बना दिया, वापस रिप्लेस नहीं किया। बोला दूसरा तरीका क्या हो सकता है, स्टेप 1 उसने पहले रोल नंबर 1 निकाला, फिर रोल नंबर 2 निकाला, और क्या हो सकता है, अब उसने क्या किया, बोला जी या फिर पहले रोल नंबर 2 को निकाल लेता हूँ, फिर रोल नंबर 1 को निकालो, या बोला जी 2-1 को ले जाओ, बोला या तो ए बी को ले जाओ चाहे बी ए को ले जाओ, नहीं वो तो एक ही ग्रुप है, उसमें कोई ऑप्शन थोड़ी है, तो गलती कहाँ हुई, ऑर्डर ऑफ ड्रा इज नॉट इम्पोर्टेंट, 1 चाहे पहले आ रहा है चाहे बाद में सिलेक्ट हो रहा है। यानी क्वेश्चन क्या होना चाहिए, 1 ब्लैक बॉल 1 व्हाइट बॉल, 2 बॉल्स अगर ड्रा कर रहे हैं तो ये तो है ठीक, ये नहीं होना चाहिए फर्स्ट ब्लैक फर्स्ट व्हाइट, ये गलत है, तो उसमें एनसीआर नहीं लगेगा, पहली बॉल ब्लैक आनी चाहिए एंड सेकंड व्हाइट, इसमें एनसीआर नहीं लगेगा, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया, अभी पहले नंबर पे कौन सा दूसरे पे कौन सा, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ब्लैक और एक व्हाइट होगी बस, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 2 ही चीजें आपको चेक करनी है। ये सभी सिर्फ +1 क्लास का था, ये +1 क्लास के रिजल्ट खत्म हुए जो आपको बताने थे। +2 क्लास का रिजल्ट सेकंड एक्सरसाइज, इसका नाम था प्रोडक्ट थ्योरम, अब इसके क्वेश्चन आज कंप्लीट करते हैं। प्रोडक्ट थ्योरम कोई डाउट, तो एनसीआर कब यूज करना है, जब विदाउट रिप्लेसमेंट है, ऑर्डर ऑफ ड्रा इज नॉट इम्पोर्टेंट, 1 ब्लैक 1 व्हाइट तो ठीक है, फर्स्ट ब्लैक सेकंड व्हाइट ये गलत है। कोई डाउट 1-2 स्टेप में, क्वेश्चन देखिए बेटा, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एक्सरसाइज का कल बता दिया था, फिर से बता रहे हैं आपको, सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन ये था बेटा, एग्जांपल 8, एक बैग के अंदर 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 व्हाइट बॉल्स हैं, 2 बॉल्स को निकाला गया है विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेस किए हुए, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट ना लिखता तब भी अंडरस्टूड था कि विदाउट रिप्लेस ही है कि 2 बॉल्स निकाली गई। कह रहे क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बॉल्स ब्लैक होंगी, ब्लैक 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 एंड ब्लैक, इसकी क्या सेंस है, इसमें क्या सेंस आ रही है, ब्लैक एंड ब्लैक, ब्लैक एंड ब्लैक, ब्लैक और ब्लैक नहीं है, एंड है तो प्रोडक्ट थ्योरम लगेगी, बताया हुआ आपको, और है तो एडिशन थ्योरम, तो ब्लैक एंड ब्लैक, पहले भी ब्लैक एंड इनटू दूसरी भी ब्लैक, कीपिंग इन माइंड एक ब्लैक निकल चुकी है। बुक वाले वैसे EF नहीं लिखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन पेपर आपका लेंथी हो जाएगा, पूरा नहीं कर पाएंगे, जैसे आपको बताया जैसे नोट्स में ऐसे ही करना है। अब प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन हो गए बस, प्रोबेबिलिटी का मतलब तो 3 स्टेप्स ही हैं, फेवरेबल टोटल और डिवीजन। ब्लैक की क्या प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल कैसी और टोटल कैसी, इनटू एक ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, कीपिंग इन माइंड एक ब्लैक निकल चुकी है, एक ब्लैक निकल चुकी है तो ब्लैक कितनी रहेगी 9 और व्हाइट तो 5 है, तो अब ब्लैक की क्या प्रोबेबिलिटी बता, 9/40, एक बॉल कम होगी, तो 5 पे कैंसिल, तो कल भी बता दिया था, आपको कोई डाउट है तो आप नंबर पूछ सकते हैं बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर बोलिए आप, 1 2, ये 3 स्टेप, ये 4th स्टेप, नंबर पूछे आप, 1 2 3 4 में कोई डाउट,
ब्लैक एंड ब्लैक, ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। बी का मतलब समझ जाएगा, ब्लैक एंड सीक्वेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब देखो दो बॉल्स ड्रा की गई है, सेकंड मेथड। मान लो प्रोडक्ट फॉर्म यूज नहीं करते इसके अंदर हम, क्या इसमें एनसीआर एप्लीकेबल है? क्या इसमें एनसीआर लग सकता है? सेकंड मेथड जनरल नॉलेज, एनसीआर लग सकता है? यस। एक तो विदाउट रिप्लेस होना चाहिए था, तो इसमें है। दो बॉल्स को निकाला है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट है। फर्स्ट ब्लैक है और सेकंड भी ब्लैक है, इनको इंटरचेंज करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर ऑफ ड्रा पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लैक व्हाइट होता फिर इंपॉर्टेंट था, अब तो इंटरचेंज करें तो ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं है। ऑर्डर का मतलब पहले कौन सा और दूसरा कौन सा, इस पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली भी ब्लैक है और दूसरी भी ब्लैक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ब्लैक ब्लैक ही है। क्लियर? तो इसमें एनसीआर लग सकता है। प्रोबेबिलिटी का तो वही, टोटल वेज लिखने, फेवरेबल वेज लिखने और उनकी डिवीजन। टोटल वेज क्या होंगे? टोटल वेज क्या होंगे? टू सेलेक्ट, चाहे ब्लैक है चाहे व्हाइट है, चाहे दोनों व्हाइट है, एक ब्लैक एक व्हाइट है, दोनों केसेस में टू सेलेक्ट टू बॉल्स आउट ऑफ कितनी बॉल्स? 15 बॉल्स। ठीक है बेटा, टू सेलेक्ट टू बॉल्स आउट ऑफ 15 बॉल्स, 15 में से दो बॉल सेलेक्ट करनी है। तो क्या होगा? एन सी आर 15C2, 15C2 से आप कर सकते हैं। जैसे क्लास में 15 बच्चे हैं, 15 में से दो बच्चों का सिलेक्शन करना, तो ये तो फेवरेबल वेज फर्स्ट स्टेप। तो ये 3 स्टेप्स हैं। फेवरेबल वेज किसके? वो क्या होंगे? हमें तो दोनों ब्लैक बॉल चाहिए, टू ब्लैक आउट ऑफ कितनी ब्लैक? 10 ब्लैक। 10 ब्लैक में से हमें दो ब्लैक बॉल चाहिए, तो क्या आंसर? 10 ब्लैक बॉल। यही फेवरेबल है। आपके फेवर में कितनी बॉल्स हैं? 10। 10th क्लास में भी तो ये करते थे, एक बॉल निकालते थे, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती थी, तो आपके ब्लैक फेवर में कितनी बॉल्स थी? 10। अब भी 2 बॉल्स निकालनी है, तो 10 ब्लैक आपके फेवर में, उसमें से दो चाहिए, ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3 अप टू B7 तक। बॉयज और गर्ल्स हैं, जैसे दो बॉयज सेलेक्ट करने हो क्लास में, 10 बॉयज है, 10 में से दो सेलेक्ट करने हो, तो क्या आंसर? 10C2 में। 1 2 3 4 में कोई डाउट? यस। फर्स्ट मेथड रब कर रहे हैं, तो बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल ओवर टोटल। 10C2 ओवर 15C2। 10C2 का मतलब 10 से स्टार्ट हो गए दो फैक्टर्स तक, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 15 से स्टार्ट हो गए दो फैक्टर्स तक, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 10 9 15 14, तो वही तो आंसर आ गया। तो सेकंड मेथड इसमें ज्यादा आसान है, इसमें सोचना ही नहीं पड़ रहा। 15C2 टोटल, 10C2 फेवरेबल, 1 2 ये 3 4। कोई डाउट है तो आप पूछिए भाई, नंबर बोलिए आप। 1 से 4 तक आपको कोई डाउट है तो नंबर पूछ सकते हैं आप। 9th एग्जाम्पल करवा रहे हैं, इसमें कोई डाउट? तो कल आपको ये बता दिया गया था। 9th एग्जाम्पल देखिए, 9th रब कर रहे हैं बेटा। ये तो एक्सरसाइज का नाम है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। 8 नंबर का चैप्टर आपका ये रब कर रहे हैं बेटे। ठीक है बेटा, ये 9th एग्जाम्पल। कह रहा है 52 कार्ड का एक डेक है, 3 कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स है, उसका एक डेक है, एक पैक है, इसमें से 3 कार्ड ड्रा किए गए। तो 9 10th और 1 2 की प्रोबेबिलिटी में क्या फर्क है? 9 10th में एक कार्ड ड्रा करते थे, अब 3 कार्ड ड्रा कर रहे हैं, मोर देन 1 सिलेक्शन, एक से ज्यादा सिलेक्शन है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले दो तो किंग होंगे, फर्स्ट कार्ड किंग, सेकंड कार्ड किंग,
एंड तीसरा कार्ड इक्का होगा, इक्के को एस बोल देते हैं, ACE, तो तीसरा इक्का होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। एनसीआर एप्लीकेबल है क्या? विदाउट रिप्लेस तो दे ही रखा है, तो फर्स्ट कंडीशन तो पूरी है, लेकिन उसने ये कहा है पहला किंग दूसरा भी किंग, अभी तक तो एप्लीकेबल है, इंटरचेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तीसरा इक्का होना चाहिए, इक्का तीसरे नंबर पे ही होना चाहिए, पहले नंबर पे नहीं हो सकता, तो इसमें एनसीआर सेकंड कंडीशन की वजह से एप्लीकेबल नहीं है। कब एप्लीकेबल होता? 2 किंग 1 एस, फिर एप्लीकेबल होता। किंग और एस कभी भी आ जाता है, चाहे पहले पे, चाहे दूसरे पे, चाहे तीसरे पे, तो इसमें एनसीआर नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है। करेंगे कैसे? टोटल वेट कितने हैं बेटा? 52 कार्ड्स, इसमें एनसीआर नहीं लगेगा, तो पहले की प्रोबेबिलिटी अलग इनटू दूसरे की प्रोबेबिलिटी, कीपिंग इन माइंड एक किंग निकल चुका है, इनटू तीसरे की प्रोबेबिलिटी, कीपिंग इन माइंड 2 किंग निकल चुके हैं। 10th क्लास के 3 क्वेश्चन बन गए बेटा, यही प्रोडक्ट थ्योरम है, एनसीआर नहीं लगेगा, यही प्रोडक्ट थ्योरम से ही होगा बस। किंग की, फिर किंग की, कीपिंग इन माइंड एक किंग निकल चुका है, फिर इक्के की, कीपिंग इन माइंड 2 किंग निकल चुके हैं। पहले किंग का आंसर, किंग का आंसर 13 नंबर, कार्ड का आपको पता है 1 से लेके 13 तक, हर एक 4-4 पत्ते हैं, 4-4 कार्ड है, इक्के 4, दुक्की 4, 13, 12 नंबर 4, 13 को किंग कह दिया, 12 को किंग क्वीन कह दिया, 11 को जैक कह दिया, हर एक के 4-4 पत्ते हैं, 52। ठीक है, ये पता होना चाहिए, कार्ड का पता है आप लोगों को, या पता है जैक क्वीन किंग, ठीक है बेटा, 11 12 13, ठीक है क्या? जैक क्वीन और किंग, तो टोटल 52, 4 आपके फेवर के, 4/52। अब देखो विदाउट रिप्लेस है, तो अगला ड्रा कितने में से होगा? 51 में से। तीसरा ड्रा कितने में से होगा? 50 में से। एक के कम होते गए, ये माइंड में रखते हुए एक पत्ता निकल चुका है किंग का, ये माइंड में रखते हुए 2 पत्ते निकल चुके हैं, 2 कार्ड निकल चुके, दोनों किंग के। किंग कितने रह गए अब? 3। इक्के कितने रह गए? 4 के 4, ये कोई नहीं निकला, 2 किंग निकले। आंसर ऐसे एग्जाम में लिखना बस, डायरेक्ट कैलकुलेशन कटिंग आप कर सकते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 5 आ। फर्स्ट एप्लीकेबल नहीं है, कोई डाउट? सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर बोले आप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बोले आप। अब देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसे कहेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के 2 एग्जांपल थे, वो आपको बताए गए हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसे कहेंगे? तो मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसका थोड़ा सा टेस्ट तो ये +1 क्लास में भी आ चुका। इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसे कहेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट, नाम से क्लियर है, एक इवेंट नॉन अकरिंग और नॉन अकरिंग ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अदर। एक चीज हो रही है चाहे नहीं हो रही, उसका दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी प्रोबेबिलिटी ओवर एफ, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये माइंड में रखते हुए कि एफ इवेंट हो चुकी है, फर्क ना पड़े ये ई भी रहे, तो उसका मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट। ई की प्रोबेबिलिटी ये माइंड में रखते हुए कि एफ इवेंट हो चुकी है, उसका कोई फर्क ना पड़े, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये तो डेफिनेशन है, ये तो डेफिनेशन। क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे? हाउ टू यूज इन क्वेश्चन।
चाहे गिवन है चाहे प्रूव करना है, ये तो डेफिनेशन है, क्वेश्चन में कैसे करेंगे। ई ओवर एफ, ई इंटरसेक्शन एफ का क्या आंसर होता है, पीई इंटू पी एफ, यही आंसर होता है। और ई की प्रोबेबिलिटी उस एफ से मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइंड में रखते हुए कि ई हो चुकी है, लेकिन ई हो चुकी है चाहे नहीं हो चुकी उसका कोई फर्क नहीं है, तो पी इंटू पी एफ कह देंगे। तो क्वेश्चन में क्या यूज करेंगे, चाहे हमें दे रखा है चाहे हमें प्रूव करना है, ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल होना चाहिए, पीई इंटू पी एफ के, ये रिजल्ट है। इंडिपेंडेंट इवेंट ये यूज करेंगे बस, ये तो एक्सप्लेन किया, अदरवाइज रिजल्ट यही है, रिजल्ट फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट, चाहे गिवन है चाहे हमें प्रूव करना है। तो दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होंगी, अगर उनका इंटरसेक्शन पीई इंटू पी एफ के इक्वल है, पीई और पी एफ के इक्वल है, पीई इंटू पी एफ के इक्वल है। क्वेश्चन देखिए बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, 10th एग्जांपल देखें, 10th नंबर देखें। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का केवल एक ही मतलब है, ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो, पीई इंटू पी एफ। वैसे तो पी एफ ओवर ई होता है, वो नहीं है, पीई इंटू पी एफ, एफ हो रही है चाहे नहीं हो रही उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्वेश्चन देखिए एग्जांपल 10, कह रहे एक डाई को थ्रो किया गया है, ई है मल्टीपल ऑफ 3, ई इवेंट है मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब एक डाई के अंदर 3 या 3 की जो टेबल है, 3 1 जार, 3 2 जार, 3 3 जार, वो इसमें है ही। एफ इवेंट है इवन नंबर, इसके फेवर में क्या चांसेस है, तो 10th क्लास के क्वेश्चन, 9th क्लास के क्वेश्चन 2 4 6 इन डाई, और सैंपल स्पेस में क्या हो गया 1 2 3 4 5 6। कह रहा चेक करें क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो कैसे चेक करेंगे, ई की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालो, ये रूल है। ई की प्रोबेबिलिटी कैसे, फेवरेबल ओवर टोटल, ई के फेवर में 2 केसेस हैं, टोटल केसेस 6 हैं, तो 1/3। एफ की प्रोबेबिलिटी बेटा, एफ के फेवर में 3 केसेस हैं, टोटल 6 हैं, तो 1/2। ई इंटरसेक्शन एफ एक नई इवेंट बन गई जैसे जी, तो ई इंटरसेक्शन एफ के फेवर में कितने केसेस हैं, जो ई में भी हैं और एफ में भी हैं, ऐसे कितने केसेस हैं ई इंटरसेक्शन एफ में, क्या कॉमन है 6, तो एक ही केस है इसमें 6, तो ई इंटरसेक्शन एफ हुआ क्या, ई इंटरसेक्शन एफ क्या हुआ 1/6, 1/6। तो लिखेंगे बिकॉज ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल है, पीई इंटू पी एफ के, देयरफॉर इंडिपेंडेंट, इसलिए इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है बस आंसर। तो फर्स्ट स्टेप ई की प्रोबेबिलिटी, सेकंड स्टेप एफ की प्रोबेबिलिटी, थर्ड स्टेप ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोडक्ट इक्वल है हेंस इंडिपेंडेंट। कोई डाउट, 1 2 3 4 में कोई डाउट है तो पूछें आप, जनरल नॉलेज। अगर ई एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, अगर ई एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं जनरल नॉलेज, तो एक ही फार्मूला है बस ये, ई एफ अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, दैट इंप्लाइज ई एफ कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट एफ, नॉट इवन, एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट इवन, इवन ना हो। ई कॉम्प्लीमेंट एफ कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, ई कॉम्प्लीमेंट एफ भी इंडिपेंडेंट होगा, मतलब सभी इंडिपेंडेंट है।
जनरल नॉलेज नोट्स में भी लिख दिया है। कोई डाउट है तो आप पूछें भाई, एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे।